दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव। सवाल सिर्फ जमीनी मुद्दों का नहीं है, इस बार तो सवाल लोकतंत्र और संविधान का भी है। आम लोगों से जुड़ी हुई जरूरतों के सवाल के साथ साथ इस देश में जितने मुद्दे इस चुनाव के वक्त उठे हैं, शायद उन मुद्दों को अगर एक साथ इस देश के भीतर गूंथ दिया जाए तो यकीन जानिए बीते 70-75 बरस की राजनीति छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि जिन मुद्दों के आसरे भारत की राजनीति खुद में परिवर्तन कर रही है, राजनीतिक दल खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक तौर पर सत्ता अपनी दशा और दिशा जिस नए रूप में प्रकट कर रही है, सभी पर तो फैसला इस चुनाव में होना है। और कल एग्जिट पोल का दिन है, यानी कल जब 6 बजे शाम को आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद तमाम न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल रेंगने लगेगा। कोई न्यूज चैनल अपने तौर पर एग्जिट पोल नहीं करता है, वह तो सर्वे करवाता है दूसरी कंपनियों के जरिए। और दुनिया के भीतर अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर सर्वे खूब होते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो बाजार को लेकर और उसमें आने वाले किसी प्रोडक्ट को लेकर जो सर्वे करती है, वो बहुत ही सटीक बैठता है। और दुनिया भर में वही कंपनियां अलग अलग देशों में चुनाव को लेकर भी सर्वे करती है। और भारत के भीतर भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कंपनियां हैं, अगर उसकी मेहनताना देने की स्थिति किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वह उन्हीं से सर्वे कराती है। और जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी जो इस क्षेत्र में माहिर है, उसी से सर्वे बीजेपी ने कराया। इस देश के भीतर में अलग अलग सर्वे करने वाली कंपनी कहें या फिर उनकी अपनी राजनीतिक समझ कहें, सब कुछ तो कल स्क्रीन पर रेंगेगा। लेकिन सवाल है उस एग्जिट पोल में क्या वाकई वो तस्वीर होगी जो 4 तारीख को चुनाव परिणाम के दिन की तस्वीर होगी, या उससे हटकर कुछ नई सोच होगी, या फिर उस धुंधलेपन को वो गायब कर देगा कि आप 4 तारीख का इंतजार क्यों करें, जो 1 तारीख को हम दिखा रहे हैं वही असल सच है। यह सारी परिस्थितियां एक झटके में कल एग्जिट पोल के बाद तमाम बहस के भीतर गूंजेगी भी। लेकिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि कल जब शाम में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होगी तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका परसेंटेज फाइनल देने की स्थिति में होगा जिस वक्त एग्जिट पोल चल रहा होगा? क्योंकि पहले 6 चरणों में ऐसा नहीं हुआ। यानी कल 6 बजे के बाद जो एग्जिट पोल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, उसमें 7वें चरण में जो 57 सीटों पर वोटिंग हो रही होगी, उसका आखिरी परसेंटेज कितने वोट पड़े हैं, क्या चुनाव आयोग वाकई बता देगा, या फिर बीते 6 चरणों के आसरे 7वें चरण की भी औपचारिकता इस एग्जिट पोल के जरिए निभा ली जाएगी? यह पहला सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पहले चरण से लेकर 6ठे चरण तक की स्थिति को एक क्षण के लिए आप पहले देख लीजिए। यह देखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस तरीके का अंतर पहली बार भारत के चुनाव में आया है। याद कीजिए 19 अप्रैल पहले चरण की वोटिंग, 19 अप्रैल की रात में जानकारी दी गई कि 60% की वोटिंग हुई है। लेकिन 11 दिनों के बाद यानी 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं, 66.1% की वोटिंग हुई है। दूसरा चरण 26 अप्रैल, उस दिन रात में कहा गया 61.1% की वोटिंग हुई। लेकिन उसके 4 दिनों के बाद यानी 30 अप्रैल को कहा गया जी नहीं, 66.7% की वोटिंग हुई। तीसरे चरण 7 मई, उस दिन रात में जानकारी आई कि 64.4% की वोटिंग हुई। लेकिन 11 मई को इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं, 65.6% की वोटिंग हुई। चौथे चरण जब 13 मई को हुआ तो उस रात जानकारी आई कि 64.6% की वोटिंग हुई। लेकिन 13 मई के बाद 17 मई को इलेक्शन कमीशन ने चौथे चरण की जानकारी दी और कहा जी नहीं, 69.1% की वोटिंग हुई। पांचवां चरण 20 मई को हुआ, उस रात जानकारी दी गई 60% की वोटिंग हुई। लेकिन 23 मई को इलेक्शन कमीशन ने कहा 60 नहीं, 62.2% की 2% 62.2% की वोटिंग हुई है।
और छठे चरण जो 25 मई को हुआ उसमें 61.76% 25 मई की रात की वोटिंग का परसेंटेज था, जो कि 28 मई को बढ़कर 63.37% हो गया। तो जो 7वां चरण है कल यानी 1 तारीख को, उसका क्या परसेंटेज होगा यह जानकारी एग्जिट पोल बताने वालों के पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रात में जो जानकारी देता है वो बदल जाती है, बढ़ जाती है 2, 3, 4, 5 दिनों के बाद। लेकिन अब तो वक्त कम है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो फिर मानकर चलिए कि 3 तारीख को फाइनल परसेंटेज इलेक्शन कमीशन इस 7वें चरण का बता देगा। लेकिन अब यहां से बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इस एग्जिट पोल की तस्वीर 4 तारीख से मैच करेगी, या इस देश के भीतर जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगातार चलते रहे और इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस हो अपने तौर पर, और बीजेपी ही नहीं बल्कि देश के भीतर तमाम राजनीतिक तौर पर जो विशेषज्ञ हैं वह भी इस बात की चर्चा करते रहे कि इन मुद्दों के आश्रय यह चुनाव हो रहे होंगे। मसलन दलित वोट किसके पक्ष में जाएगा जब मायावती साइलेंट है? इस देश का युवा, खास तौर से बिहार, यूपी, वह वोट कहां दे रहा होगा जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है? कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो वहां पर क्या हो रहा होगा? जो छत्रप है अपने तौर पर ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, इन तीनों का क्या होगा? क्या वाकई बीजेपी इन्हें मात दे देगी? महाराष्ट्र के भीतर असल शिवसेना कौन है, यह भी तो सवाल रहा, तो उसमें क्या निकल कर आएगा? केजरीवाल का जेल से बाहर आना क्या आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाएगा, या जेल में रहना, जो हेमंत सोरेन जेल में है, वो जेल में रहना कहीं लाभ पहुंचा देगा झारखंड के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा को? इस दौर में कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी, एसटी और एससी को लेकर राजनीतिक सवाल खड़े किए, क्या वाकई कांग्रेस का पुराना वोट बैंक उसके पास खिसकते खिसकते पहुंच गया है? ये सारे सवाल हैं। अब इन सवालों के अक्स तले सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरअसल इस एग्जिट पोल के भीतर होगा क्या। अलग अलग सर्वे जो इस दौर में निकल कर आए, हमने आपको जानकारी भी दी कि दुनिया में सबसे बड़े कंपनी के तौर पर जो जर्मनी की कंपनी है वो अपने तौर पर काम करते और उसने भारत के चुनाव को लेकर भी काम किया। इसके अलावे कई दूसरी कंपनियां हैं जो इस दौर में अलग अलग न्यूज चैनलों के लिए सर्वे करती है और उसकी एनालिसिस करके चैनल को देती है और चैनल उसको दिखाते हुए डिस्कशन करता है। यही तौर तरीका है एग्जिट पोल को लेकर। अब सवाल यह है, क्या वाकई एग्जिट पोल के भीतर जो 3-4 क्रम नजर आने वाले हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्या वाकई हर एग्जिट पोल में मिलने वाला है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यह दावा कर रहा है और आज भी किया कि हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने तौर पर लगातार कह रही है कि हम हैट्रिक बना रहे हैं। अब सवाल एग्जिट पोल की तस्वीर का है। जो हमारे पास जानकारी निकल कर आई इस एग्जिट पोल के जरिए, वह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में आपको बीजेपी 272 सीट नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे। सिर्फ एक एग्जिट पोल में यह होगा कि नीचे की जो नंबर होते हैं और जो ऊपर के नंबर होते हैं उसमें नीचे का नंबर 272 से नीचे हो। उसमें पहले डिजाइन में आ रहा है जहां पर बीजेपी क्राइसिस में है वहां पर 256 सीट नीचे और ऊपर में 274 सीट। दूसरे उसमें आ रहा है 276 ऊपर में, यानी 272 का जादुई आंकड़ा है, और उसके बाद 296 सीट ऊपर की, यानी फिर 303 के करीब पहुंचने की स्थिति में है। लेकिन तीसरा आंकड़ा बतला रहा है कि बीजेपी 325 सीट जीत जाएगी अपने बूते, यानी कांग्रेस अपने तौर पर 100 के आंकड़े को भी पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, यह सबसे बड़ा सस्पेंस सिर्फ बीजेपी के आकलन करते वक्त आपके जहन में होगा। और यह आकलन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि क्या वाकई इस बार भी 100 के आंकड़े को कांग्रेस नहीं छू पाएगी, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि दरअसल बीजेपी मजबूत हुई है लेकिन एनडीए कमजोर हुआ है, और सहयोगी दलों में खास तौर से नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना
बहुत ही कमजोर साबित होकर इस चुनाव में क्या निकल रही है, यह एग्जिट पोल की एक अलग डायमेंशन की तस्वीर है, जहां पर आपको कमजोर दिखाई देगा एनडीए, क्योंकि अकाली भी साथ निकल चुके हैं, वो साथ में है नहीं। शिवसेना थी, वो टूट गई, बिखर गई, तोड़ दिया गया और असली शिवसेना बाहर ही रह गई। नीतीश कुमार साथ में रहे, फिर बाहर गए। इन परिस्थितियों के भीतर वो साथ है नहीं। अब एनडीए कमजोर हो रहा है, लेकिन इस एनडीए के भीतर पहली बार एंट्री चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश के भीतर कराई गई है। तो क्या आंध्र प्रदेश की सत्ता चंद्रबाबू नायडू के हाथ में जा रही है? और यहां एक चीज और इस एग्जिट पोल के भीतर में जो नजर आने वाला है, वह उड़ीसा की सत्ता और आंध्र प्रदेश की सत्ता, जहां पर विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए हैं। और उसमें इस एग्जिट पोल के भीतर इस बात को टटोला गया है कि अगर राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो रहे हैं, तो फिर जो लोकसभा की वोटिंग जिस तर्ज पर होगी, उसी तर्ज पर विधानसभा की वोटिंग भी होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब 10 जून का निमंत्रण उड़ीसा की जनता को दे आए कि आप आ जाइएगा, हम लोग शपथ लेंगे, तो क्या एग्जिट पोल उसी दिशा में जा रहा है, जो बतला रहा है कि उसी दिशा में एग्जिट पोल इस बार नजर आने वाला है। आंध्र प्रदेश के भीतर जगन रेड्डी की कुर्सी क्या जा रही है या बहुत ही कमजोर हो रहे हैं? दोनों चीजों के बीच कुछ मार्जिन का अंतर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू फायदे में है। अपने तौर पर बीजेपी जो कहती है कि हम दक्षिण भारत में भी इस बार दरवाजा हमारा खुल रहा है। 6 सीटों पर उसने आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा लोकसभा का, वहां पर उसको यह सोचना है कि वह 1 से 3 सीट चुनाव जीत सकती है। तमिलनाडु के भीतर भी वह 2 सीटें जीत सकती है। 1 सीट हो सकता है वह केरल में भी जीत जाए, लेकिन तेलंगाना के भीतर उसे लाभ मिलेगा। उसे बड़ा लाभ उड़ीसा के भीतर मिलेगा, उसे बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और इन सब के बीच कांग्रेस 10 सीटों पर बीजेपी को मात देगी और इतनी ही सीटों पर एनडीए के गठबंधन को, यानी बीजेपी के सहयोगियों को भी मात देगी। यानी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का आंकड़ा 75 तक छू सकता है। उसके इर्द गिर्द के आगे स्थिति इन एग्जिट पोल में निकलने और आगे बढ़ाने की स्थिति में कोई नहीं है। एक एग्जिट पोल 75 से 90 सीट के बीच में कांग्रेस को डुला सकता है, लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है कि 40 से 75 सीट के बीच में एवरेज तरीके से कांग्रेस आपको रेंगती हुई नजर आए इस एग्जिट पोल के भीतर में, जो आपको नजर आने वाला है। आप कहेंगे यह तस्वीर बड़ी धुंधली है। यकीनी तौर पर यह तस्वीर बड़ी धुंधली है और इसमें बड़ा परिवर्तन इलेक्शन कमीशन के चरण दर चरण वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के साथ भी हुआ है। लेकिन बावजूद इसके एक एक परिस्थिति को टटोलिए कि कांग्रेस को लाभ कहां से हो रहा है, जिसमें उसको 325 सीट मिलेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे अभी आप सबसे पहले चलिए। कांग्रेस को जहां लाभ मिल रहा है, उसमें जो 325 सीटों का आंकड़ा है, वो किस रूप में पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये जरा समझिए। तो उत्तर प्रदेश में 4 सीट का लाभ, यानी पिछली बार 62 जीती थी, इस बार वो 66 तक पहुंचेगी। यह आंकड़ा उस 325 के सर्वे के हिसाब से है। आंध्र प्रदेश में वो 3 सीटें जीतेगी, तमिलनाडु में वो 2 सीटें जीतेगी, तेलंगाना में वो 6 सीट जीतेगी। 6 सीट का मतलब है कि पिछली बार जो 4 सीट जीती हुई थी, उसमें 6 प्लस यानी 10 सीट हो गई। उड़ीसा के भीतर सबसे बड़ी छलांग वो लगाने वाली है। वहां पर उसने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार वह 18 तक पहुंच सकती है, यानी 10 सीटों का फायदा है। बंगाल के भीतर उसको 6 सीट का लाभ हो सकता है, जो बहुत साफ तौर पर इन सर्वे के भीतर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो 11 की 11 सीटें जीत जाए, ये एक तस्वीर बन सकती है। अब आप कहेंगे कि अगर सबको मिला दें जो हमने जिक्र किया, तो ये 33 सीट होती है। 33 सीट और पिछली बार 3 सीट, यानी पिछली की सारी सीटें अगर बरकरार रख ले तो। लेकिन हमने आपसे कहा है 10 सीटों का नुकसान है। वो 10 सीटें कौन सी हैं? तो घट के ये 33 से 23 हो जाएगी। और जो 10 सीटों का नुकसान है, उसमें कर्नाटक की 3 सीट है, उसमें राजस्थान की 4 सीट है, उसमें हरियाणा की 2 सीट है, उसमें दिल्ली की 1 सीट है। उससे आगे कुछ बात 325 के सर्वे में नजर नहीं आई। यानी 10 सीटें माइनस हो रही है, 33 सीटें बढ़ रही है।
23 सीट कुल मिला के बढ़ी। पिछली बार 303 था, इस बार वो 325 के आंकड़े पर पहुंच गई। ये तो 325 के आंकड़े का सर्वे। एक दूसरा सर्वे जो खास तौर से इस बात को बताता है कि 276 मिनिमम है और 296 मैक्सिमम है। इसका दायरा और सबसे कम का दायरा जो 256 का है, वो आखिर में आएंगे। पहले 276 और 296 के दायरे को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात, पहले एक चीज और बता दें, 67 सीट पर मुकाबला बहुत मार्जिन रहने वाला है। जो 2019 में 44 सीटों पर था, इस बार वो 67 सीटों पर वो स्थिति आने वाली है। वो ऊहापोह की स्थिति में सर्वे करने वाले भी फंसे हुए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ सीट बताइए। इसमें मसलन बस्तर की सीट कौन जीतेगा, राजनांदगांव की सीट कौन जीतेगा, जहां से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, और बस्तर की सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी। बीजेपी या कहें सर्वे वाले को लग रहा है कि बीजेपी इन 2 सीटों पर जीत भी सकती है। यही हाल कैराना और सहारनपुर को लेकर भी है, वहां भी ऐसी स्थिति हो सकती है। उड़ीसा के भीतर, खास तौर से रूरल उड़ीसा में अगर चल पड़ी हवा जो शहरों में चल पड़ी है, तो फिर बीजेपी वहां भी सारी सीटें जीतकर वो 21 में से 20 सीट तक जीतने की स्थिति में आ सकती है। ये सर्वे अपने तौर पर और देश भर के अलग अलग जगहों पर कमोवेश ऐसी ही स्थिति नजर आती है। अब सवाल था कि जो 276 और 296 का सर्वे, उसके बीच में राज्यवार स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में 65 सीट जो राज्यवार स्थिति है, जो 296, 276 और 296 का चक्कर के बीच में आ रहा है, उसका संकट है 62 से 65 सीट उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार 62 जीती थी। महाराष्ट्र में 22 से 25 सीट, पिछली बार उसने 23 सीट महाराष्ट्र में 20 जीती थी, तो अपनी सीटें वो बरकरार रख रही है। इस बार लड़ी भी वो 31 सीटों पर है, तो इसीलिए उसके अनुकूल सारी चीजें हैं। बीजेपी के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके अनुकूल नहीं भी हो सकती है। बिहार में वो 14 से 17 सीट, पिछली बार 17 सीट जीती थी, तो यानी अपनी सीटों को वो बरकरार रख सकती है। मध्य प्रदेश में 26 से 29 सीट, जो 2-3 सीट का जिक्र हो रहा है, उसमें एक दिग्विजय सिंह की सीट का है, एक छिंदवाड़ा की सीट का है और एक सीट और है, शायद सिकरवार कोई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक और सीट का जिक्र है। कर्नाटक के भीतर 19 से 22 सीट, पिछली बार 25 सीट, तो कर्नाटक में घाटा है, लेकिन घाटा कितना बड़ा है इस बात का जिक्र जब कर्नाटक में कांग्रेस अपने तौर पर दावा कर रही है कि वो हो सकता है 20 सीट तक जीत जाए। सवाल है कि जमीनी हकीकत और जमीनी धड़कनें कांग्रेस और इंडिया के अनुकूल रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या एग्जिट पोल जो क्रिएट किए गए वो किन आधारों पे है, यह एक अलग मसला हो सकता है, क्योंकि इस दौर में इलेक्शन कमीशन ने परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाए हैं। तो क्या वही वजह है, यह अलग सवाल है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के भीतर कर्नाटक में 19 से 22 सीट बीजेपी के हक में ये तमाम सर्वे दिखला रहे हैं। गुजरात के भीतर सिर्फ एक सबरकांठा की सीट का संकट है, लेकिन वह भी मुश्किल है, और 26 में से 26 या ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें कहिए, इतनी जीतने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी। इन सर्वे की लकीर यही है। राजस्थान में घाटा है, पिछली बार 24 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार वो 18 से 21 के बीच में है, यानी 3-4 सीटों का, 5 सीट मैक्सिमम कहिए, उसका घाटा उसको इस बार राजस्थान के भीतर होने वाला है, जबकि उसकी वहां पर सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में वह 1 से 3 सीट जीत सकती है, और यह सीट 3 अगर चंद्रबाबू नायडू की चल गई तो यह 3 सीटें बढ़कर 5 भी हो सकती है, जो इस सर्वे के भीतर का एक अनूठा सच यह भी है। तमिलनाडु में 2 सीटों का जिक्र हो रहा है। उड़ीसा बड़ा महत्वपूर्ण है कि 15 से 18 सीट तो तमाम सर्वे में निकल कर आ रहे हैं, और एक सर्वे ने वहां पर 20 तक पहुंचाने की इच्छा जाहिर की है और इंडिकेशंस दिए हैं। यह मैसेज बड़ा है उड़ीसा को लेकर। तेलंगाना के भीतर पिछली बार 4 सीट जीती थी, इस बार 3 सीट और जीतेगी, लेकिन यह 3 सीट बीआरएस की है, यह कांग्रेस की सीट नहीं है जहां पर वो जीतेगी। लेकिन दूसरा सर्वे यह भी कह रहा है कि तेलंगाना में वो 10 सीट जीत सकती है, यानी 4 से वो 14 हो जाएगी। इससे इनकार आप नहीं कर सकते, यह भी दिखाया जा रहा है। असम के भीतर पिछली बार 9 सीट थी, वो 6 से 9 है, यानी उसके आगे बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन कम होंगे तो 2-3 सीट कम असम में हो सकते हैं। पंजाब के भीतर 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार वो मानकर से चल रही है 1 सीट तो जरूर जीतेंगे होशियारपुर, और उसके बाद वो संख्या 3 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि सर्वे के भीतर इन बातों का भी जिक्र किया गया कि दरअसल
वहां की राजनीति में अकालियों की मौजूदगी और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी एक दूसरे को लेकर शायद इतनी सकारात्मक या नकारात्मक है कि जनता के भीतर बहुत सारे सवाल दोनों पॉलिटिकल पार्टी को लेकर है। हरियाणा में 6 से 9 सीट का मतलब बहुत साफ है। पिछली बार 10 सीट जीती थी। इस बार 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 जिक्र हो रहा है कि सिरसा और रोहतक की सीट तो निकल जाएगी, तीसरी सीट सोनीपत का जिक्र हो रहा है। लेकिन सर्वे करने वाले यह भी मान रहे हैं कि स्थिति इतनी हरियाणा में बिगड़ी और वहां पर जो आपस में कांग्रेस के वोट का कटना और जाट वोट का बीजेपी के पक्ष में जाने की परिस्थिति में यह स्थिति हो सकती है कि आखिर में ऐसा ना हो कि वो सभी सीट जीत जाए। यह हाईएस्ट सर्वे है जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के जरिए किया गया है, लेकिन बावजूद इसके 2 सीट संकट में है, यह हर कोई मान रहा है। दिल्ली के भीतर 4 से 7 सीट का चक्कर है। 4 से 7 सीट का मतलब यह है कि 2 सीट खास तौर से जो चांदनी चौक की सीट है और एक महाबल की सीट जो है वेस्ट दिल्ली में जो है, उससे हटकर तीसरी सीट की स्थिति बड़ी मुश्किल वाली परिस्थिति में। और महत्वपूर्ण एक और चीज है, इसमें जो नोट लिखा गया वह खास तौर से कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाने को लेकर एक नैरेटिव कैसे बदल गया दिल्ली की राजनीति को लेकर, इसका जिक्र भी किया गया। वो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव ये हम छोड़ देते हैं। 1 तारीख को एग्जिट पोल में जब डिस्कशन होगा तो इस पे बाखूबी डिस्कशन होगा। उत्तराखंड में 3 से 4 सीट का जिक्र है और महत्वपूर्ण यह भी है कि जो कांग्रेस की मीडिया सेल संभालते हैं बालूनी, उनकी सीट फंसी हुई है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां 3 से 4 सीट, जो एक पिछली बार 5 सीट जीती थी, 1 सीट बालूनी की ही फंसी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी वोटिंग हुई नहीं और इन सब के बीच खबर यह भी आने लगी कि दरअसल 2 से 3 सीट हिमाचल में पक्की बात है कोई एक सीट ही गवाएगी। वह सीट कौन सी है, वो मंडी की है या शिमला की है, यह एक सस्पेंस है। लेकिन यह सस्पेंस साफ कैसे होगा जब कल शाम तक भी इलेक्शन कमीशन परसेंटेज बताने की स्थिति में नहीं होगा तब। इसलिए यह सवाल है। गोवा में पिछली बार भी 1 सीट जीती थी, इस बार भी 1 जीतेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार 2 जीती थी, वो 1 होगी। त्रिपुरा में 2 जीती थी, वो 1 होगी। लेकिन मणिपुर की 1 सीट वो बरकरार रखेगी। दमन दीव की 1 सीट रखेगी। चंडीगढ़ की सीट, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां वोटिंग होनी है और कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर भी कयास है। जहां पर बीजेपी के अनुकूल जो संजय टंडन करके खड़े हैं वो खड़े हैं और दूसरी तरफ मनीष तिवारी है, बीएसपी की उम्मीदवार भी मौजूद है। इस सीट को बड़े कांटे की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि चंडीगढ़ सटा हुआ है बिल्कुल पंजाब से और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टकरा रहे हैं, उसका प्रभाव चंडीगढ़ की सीट पर पड़ेगा, यह इस सर्वे में दिखाया गया। यानी चंडीगढ़ में चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत क्यों ना हो और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव जीत क्यों ना जा रही हो, लेकिन यह सवाल, और चंडीगढ़ शहरी मिजाज का शहर है और शहरी मिजाज के भीतर ये सारे सवाल बहुत ही रेंगते हैं, तो ये सवाल वहां पर रेंग रहे हैं। झारखंड के भीतर पिछली बार 11 सीटें जीती थी बीजेपी ने। इस बार के राजनीतिक समीकरण या कहें सर्वे के समीकरण के आश्रय परिस्थितियों को टटोलिए तो झारखंड में कमोवेश वही स्थिति, कम नहीं होगी, 1 सीट बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में भी 9 सीट पिछली बार जीती थी, कम नहीं होगी, वह सीट बढ़ सकती है। इस स्थिति में यह 276 से 296 की परिस्थिति है। लेकिन जो आंकड़न 256 सीटों का है सर्वे में, उसमें सबसे बड़ा अंतर जो नजर आ रहा है, जो 15-20 सीटों का जो नजर आ रहा है, उसकी बड़ी वजह 3 बड़े राज्य हैं, एक कर्नाटक, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों की परिस्थितियों के भीतर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने तौर पर इन 3 राज्यों में क्या वाकई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, यह सवाल है। और इस सवालों के तहत ही यहां पर वोटिंग जो दिखाई दे रही है, उसमें इस 256 के आंकड़े में बीजेपी उत्तर प्रदेश के भीतर कम हो रही है, वो 52-55 सीट पर अटक रही है। कर्नाटक के भीतर उसको बड़ा झटका लग रहा है और महाराष्ट्र के भीतर भी झटका लग रहा है
और ये 3 राज्यों की परिस्थिति एक झटके में 20 सीट कम कर दे रही है। यानी इससे पहले के सर्वे में जो निचली लकीर थी वो 276 की थी, इसमें 20 सीट कम 256 की है। तो उसका प्रभाव इन 3 राज्यों के जरिए ही उभर कर सामने आ रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है एग्जिट पोल की जिसमें कोई भी कह सकता है राजनीतिक तौर पर क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि तीसरी बार बीजेपी। एग्जिट पोल इस मैसेज को कन्वे कर रहा है कि तीसरी बार बीजेपी आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि एग्जिट पोल इस दौर में, खास तौर से अगर आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, बंगाल का चुनाव देखा, हिमाचल की परिस्थिति देखी, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जीती उसको देखा, और दिल्ली के भीतर भी जो शुरू में चुनाव हुए थे, या फिर 2015 में चले जाइए जो बिहार का चुनाव देखा, उन परिस्थिति, अगर राज्यवार चुनाव की स्थिति देखते देखते आप पिछले दौर में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल था, उसमें भी बड़ी तादाद में एग्जिट पोल कमजोर साबित हुए और कमजोरी के साथ साथ गलत भी साबित हुए। तो क्या इस एग्जिट पोल के आसरे 2024 के चुनाव में 4 जून की लकीर खींची जा सकती है? यह सवाल है। लेकिन यहां पर आखिर में हम 2 मुद्दे और आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं। पहली बार भारत के भीतर में मुद्दे जनता से जुड़े थे, जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर थे। यह आकलन अपने तौर पर बीजेपी को 220 से आगे कैसे ले जाएगा, यह अपने आप में एक सवाल है। दूसरा सवाल जो खास तौर से सर्वे के जरिए निकल कर आया है, जो अपने तौर पर कह रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग टीम की जो सर्वे है कि 290 से 325 के बीच में, यानी 335 के बीच में, यानी 325 के लगभग ये चुनाव जीतने की स्थिति में, वो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी देख रहा है। और तीसरी परिस्थिति इस दौर में जनता तक बीजेपी का अपना कैडर का पहुंचने की जो बात है और जो मैनेज करने की स्थिति में है, वो कल होने वाली वोटिंग के मद्देनजर समझ सकते हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले राजा भैया को यह क्यों लग गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, क्यों उन्हें कहना पड़ा। और पूर्वांचल में तमाम जगहों पर आरएसएस सक्रिय हो गई और रामायण को लाल कपड़े में लपेटकर घर घर वो पहुंच रही है, दे भी रही है और प्रतिज्ञा भी ले रही है कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और वहां पर कोई असर नहीं होना चाहिए। और यहां पर हम खास तौर से बतला दें, जो हमारी टीम ने अध्ययन किया उसमें जो खास तौर पर पूर्वांचल की सीटों में गाजीपुर की सीट, बलिया की सीट, चंदौली की सीट, सलेमपुर, घोसी, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, इन तमाम जगहों पर आरएसएस कैडर इस दौर में सक्रिय खुलकर नजर आया। और खुलकर नजर आने का मतलब यह है कि वह आरएसएस की भावना के तहत ही उन्हें साथ लेकर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो नजर आई, इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह प्रयास नहीं किया कि घर घर पहुंचकर लोगों को जोड़ें, चाहे पर्ची देते हुए ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी का कैडर जो पारंपरिक तौर पर पर्चियों को घर घर पहुंचाता था, उसने अपना काम जारी रखा और वो कैडर कहीं ज्यादा भारी इंडिया पर पड़ गया। ये सारे मैसेज एग्जिट पोल के उस रिसर्च के हिस्से के बाहर निकल कर आ रहे हैं जो आपको कल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। यानी 2-3 संदेश साफ है। पहला संदेश, कांग्रेस 100 के पार नहीं जा रही है। इस एग्जिट पोल में वो अटक रही है। एवरेज में आइएगा तो 75 सीट से ऊपर जाती बात बन नहीं रही है। दूसरी तरफ बीजेपी हर हाल में अपने बूते बहुमत पा रही है, और बहुमत अपने बूते पाने का मतलब है कि पिछली बार की तुलना में कुछ कम हो सकती है और बहुत बढ़ भी सकती है। यह मैसेज बड़ा क्लियर है। एनडीए गठबंधन जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो कमजोर साबित हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के साथ के जो छत्रप हैं वो अपने तौर पर 2019 की परिस्थिति या उससे कुछ जरा सा आगे बढ़ने की स्थिति में है। जो छत्रप के तौर पर ना इंडिया गठबंधन के साथ ना एनडीए के साथ, उसमें नवीन पटनायक कमजोर हो रहे हैं, ममता बनर्जी कमजोर हो रही है, जगन रेड्डी कमजोर हो रहे हैं, और असली शिवसेना के तौर पर उद्धव ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र के भीतर बन रही है। यही सारे मैसेज इस एग्जिट पोल का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।